रोज इसी समय वह काम से लौटती थी। उसके चारों बच्चे वहीं खेलते हुए मिलते थे। उसे ध्यान आया कि हो सकता है उसका पति मंगल आज बच्चों को उसकी मां के घर छोड़कर काम पर चला गया हो। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल दी जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। वह कराहते हुए उठी और अपने आप को घसीटते हुए मां के घर की ओर चल पड़ी, जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि मां अभी तक काम से नहीं लौटी थी। उनके घर में भी ताला लगा हुआ था। निराश होकर वह वापस लौटी और घर के सामने जमीन पर बैठकर पति और बच्चों का इंतजार करने लगी। वह रोज सवेरे 4 बजे सोकर उठती, घर का कामकाज निपटाकर पति व बच्चों के लिए दाल भात पकाकर काम पर निकल जाती थी। पति व बच्चे देर से सोकर उठते थे। मंगल बच्चों को खिला पिलाकर उन्हें खेलता छोड़कर काम पर निकल जाता। जब वह दोपहर में लौटकर आती तो उसके बच्चे घर के सामने गली के बच्चों के साथ खेलते मिलते। आज पहला मौका था कि सुगना को घर बंद मिला और बच्चे नहीं मिले। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी मंगल व बच्चों को नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि मंगल बच्चों को लेकर सुबह होते ही कहीं चला गया था। सुगना को बाहर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। आसपास औरतों व बच्चों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पड़ोसन उससे बात नहीं करती थी, पर सुगना की दयनीय स्थिति देखकर केतकी को भी उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर के अंदर आकर कुछ खा लेने व आराम करने को कहा, पर सुगना नहीं मानी। उसने रोते रोते कहा कि जब तक वह मंगल व बच्चों को नहीं देख लेगी, तब तक न तो वहां से कहीं जाएगी और न ही कुछ खाएगी। केतकी का पति बसंत अक्सर सुगना को निहारा करता था, जिसके कारण वह मन ही मन उससे जलती थी और उससे बात नहीं करती थी। बसंत ही नहीं, बस्ती के सभी पुरुषों की नजरों का केंद्र बिंदु थी सुगना। वह 6 अमीर परिवारों में मालिश का काम करती थी। उन घरों की मालकिनों को कुछ काम नहीं था। खाली बैठे बैठे उनके बदन में दर्द होता रहता। सुगना उनके हाथ पैरों में मालिश करती, साथ ही इधर उधर की बातें नमक मिर्च लगाकर सुनाती और उनका मनोरंजन करती। ये रईस औरतें खुश होकर सुगना को अपनी उतरी हुई पुराने फैशन की साड़ियां दे देती। सुगना जब जारजेट, रेशम, शिफान, टसर व नायलॉन की साड़ियां पहनकर निकलती तो बस्ती की औरतों के सीनों पर सांप लौट जाते और पुरुष आहें भरने लगते। सभी उसे पाना चाहते, उससे बातें करने को लालायित रहते। शाम घिरने लगी थी। धीरे धीरे बस्ती के पुरुष काम से लौटने लगे थे। आते ही सभी मंगल और बच्चों की खोज में लग गए। जब मंगल व बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो सबने सोचा कि शायद वह पास वाले गांव में अपने माता पिता के पास चला गया होगा। इस विचार के आते ही बस्ती के दारू भट्टी के नौजवान मालिक केवल सिंह ने सुगना की सहायता के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बस्ती के सभी मर्दों के पास वाहन के नाम पर पुरानी घिसी-पिटी साइकिलें ही थी। केवल सिंह ही ऐसा रईस था जिसके पास एक पुरानी खटारा फटफटी थी। केवल सिंह ने अपनी फटफटी पर एक और नौजवान को बैठाया और मंगल का पता लगाने पास वाले गांव में चला गया। केवल सिंह का सुगना के घर खूब आना जाना था। मंगल जब दारू पीकर उसकी दुकान में लुढ़क जाता तो वह उसे अपनी गाड़ी में लाद कर घर छोड़ने आता। हर रात ऐसा ही होता। उसे मंगल से कोई लगाव नहीं था, बल्कि सुगना को आंख भर देखने तथा नशे में बेहोश मंगल की सेवा करने के बहाने सुगना के पास बैठने और उससे देर रात तक बतियाने का मौका पाने के लिए वह ऐसा करता था। मंगल का जब नशा टूटता तो वह आधी रात को सुगना को जगाकर खाना मांगता।
जरा भी नानुकुर या देर होने पर वह सुगना को बुरी तरह पीटता। रात के सन्नाटे में सुगना की दर्दभरी चीखें महल्ले वाले सुनते पर क्या करते। पति पत्नी का मामला था। रात गहरी होने लगी थी। केवल सिंह लौट आया था। मंगल सिंह अपने बच्चों के साथ अपने गांव भी नहीं गया था। इतना बड़ा ताला लगाकर आखिर गया कहां वह? सब इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे कि तभी किसी को घर के अंदर से बच्चों की दबी सिसकियां सुनाई दी। सब के कान खड़े हो गए। सभी ने मिलकर दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। मंगल का शरीर छत की मोटी बल्ली से लटका हुआ था। गले में बंधी थी सुगना की नायलॉन की साड़ी। वह मर चुका था। चारों बच्चे डरे हुए सुबक रहे थे। देखते ही सुगना पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। औरतों ने उसके ऊपर पानी डाला। होश में आते ही वह बच्चों से लिपटकर दहाड़ मारकर रोने लगी। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि शराब के नशे में मंगल ने आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी। बस्ती वाले मंगल की बुरी आदतों से परेशान तो थे ही, सभी ने उसके विरोध में बयान दिया। किसी पर भी शक की सुई नहीं घूम रही थी। पुलिस ने यह नतीजा निकाला कि मंगल ने बाहर से ताला लगाया तथा खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। अंदर से दरवाजा बंद करके उसने आत्महत्या कर ली। उसने बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी। पतीली में बचे खुचे दाल भात की जांच से पता चला कि उसमें अफीम मिलाई गई थी। मात्रा कम होने के कारण बच्चे बच गए थे। आत्महत्या का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक नशेड़ी इतने ठंडे दिमाग से योजनाबद्ध काम करेगा, यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। बच्चे कुछ भी बताने में असमर्थ थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कई दिन तक पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सभी के बयान समान थे और केवल मंगल की ओर इशारा करते थे। पुलिस ने भी इस गरीब बस्ती के एक नशेड़ी की मौत के मामले में ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं समझी और आत्महत्या का मामला दर्ज कर तुरंत फाइल बंद कर दी। मिसेज दिवाकर के यहां सुगना काम करती थी। उन्हें घर के अन्य नौकरों से मंगल की मौत के बारे में पता चला तो उन्हें शराब की भट्टी के मालिक केवल सिंह पर शक हुआ, क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जिसका सुगना के यहां अधिक आना जाना था। वह उसमें जरूरत से ज्यादा रुचि भी लेता था, पर उन्होंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। मंगल की मौत को 1 माह ही बीता था कि केवल सिंह ने सुगना को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। एक दिन सुगना सजी संवरी नई चूड़ियां खनकाती काम पर आई। मिसेज दिवाकर को अपने विवाह की सूचना दी। सुनते ही मिसेज दिवाकर भड़क गईं और बोली, हाय मरी, तुझे तो रोज रात की मारपीट से मुक्ति मिल गई थी, फिर से क्यों जा पड़ी नरक में उसी मुए के साथ जिसने तेरे मंगल को मारा? अनजाने में उनके मुख से उनके अंदर का दबा हुआ शक उजागर हो गया, पर अविचलित सुगना बोली, अपने आदमी की मार भी कोई मार होती है, इससे बस्ती में इज्जत बढ़ती है। रही शादी की बात, तो महल्ले के सब बदमाशों से बचने के लिए किसी एक का हाथ थामना अच्छा है। आप क्या जानो, एक औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। बिना आदमी के बस्ती के मंचले दारू पीकर मेरा दरवाजा पीटते थे, रात को सोने नहीं देते थे। मिसेज दिवाकर को कुछ अटपटा सा लगा कि केवल सिंह पर उनके द्वारा लगाए हत्या के इल्जाम को सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की थी। 1 साल बीत गया था। सुगना के पांव भारी थे। बच्चों की पैदाइश के लिए अस्पताल जाने से पहले
उसने अपनी छोटी बहन फागुन को घर व बच्चों की देखभाल के लिए बुलवा लिया। जब वह अस्पताल से नवजात बेटे के साथ घर लौटी तो उसे यह देखकर जबरदस्त धक्का पहुंचा कि उसके पति केवल सिंह ने उसकी गैरमौजूदगी में उसकी बहन को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया है। क्रोधित हो सुगना ने फागुन को बालों से पकड़कर घसीटा और खदेड़कर बाहर निकाल दिया। केवल सिंह के ऊपर फागुन का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। उसे अपनी नयनवेली पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर सुगना की टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी मांस फाड़कर हड्डी के अंदर तक धंस गई। सुगना बेहोश होकर गिर पड़ी, टांग से बहते खून की धार तथा रोते हुए। नवजात शिशु को देख केवल सिंह के मन में पश्चाताप होने लगा। शोरगुल सुन सब पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जिस अस्पताल से सुगना थोड़ी देर पहले वापस आई थी, फिर वहीं दोबारा भर्ती हो गई। केवल सिंह बड़ी लगन से तब तक उसकी सेवा करता रहा जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। सुगना उसकी सेवा से खुश कम थी और दुखी ज्यादा थी, क्योंकि केवल सिंह ने फागुन को घर से नहीं निकाला था। बेचारी दुखी सुगना क्या करती। उसने अपनी पूरी आशाएं अपने नवजात बेटे पर टिका दी थी। उसने निश्चय किया कि वह बेटे को सेना में भर्ती कराएगी। जब वह लड़ाई में मारा जाएगा तो उसे सरकार लाखों रुपया देगी और उन रुपयों से वह अपनी मालकिनों की तरह ऐशो आराम से रहेगी। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम कारगिल रख दिया। सुगना की अजीब मंशा सुनकर मिसेज दिवाकर के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा ही बुरा लगा उन्हें। नवजात शिशु को बढ़ाकर उसकी मौत की कल्पना करना और अपने ऐशो आराम के लिए उसे भुनाना। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन केवल सिंह अपनी नई पत्नी फागुन के साथ हमेशा के लिए कहीं चला गए, साथ में ले गया अपना नन्हा पुत्र कारगिल। सुगना का अमीर बनने का सपना धरा रह गया। 2 बार ब्याही सुगना फिर से अकेली रह गई थी। बरसात के दिन थे। सुगना की टांग का घाव भर गया था, पर दर्द की टीस अब भी उठती थी। पति और उसकी सगी बहन ने मिलकर जो छल उसके साथ किया था, उसने उसे अंदर से भी घायल कर दिया था। एक दिन बारिश में भीगती सुगना जब मिसेज दिवाकर के यहां पहुंची तो उसे तेज बुखार था। अपनी साइकिल बाहर खड़ी कर उनके ड्राइवर को थामे बड़ी मुश्किल से वह बरामदे तक पहुंची ही थी और गिरकर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मिसेज दिवाकर ने अपने ड्राइवर से उसको कार में ले जाकर डॉक्टर गर्ग से दवा दिलवाकर घर छोड़ आने को कहा। आगे की सीट पर बैठी सुगना निढाल होकर ड्राइवर गोपी के कंधे पर लुढ़क गया तो उसने उसे हटाया नहीं। उसे बड़ा भला सा लग रहा था। डॉक्टर से दवा दिलवाकर गोपी उसको घर पहुंचाने गया। वहां उसको सहारा देकर अंदर तक ले गया। इसके बाद भी उसका मन नहीं माना। वह उसे देखने उसके घर बराबर जाता तथा उसकी सहायता करता। 3 दिन के बुखार में गोपी और सुगना बहुत करीब आ गए थे। चौथे ही दिन गोपी ने सुगना के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सुगना तैयार हो गई। गोपी ने उसे चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। मिसेज दिवाकर को सुगना का पुनर्विवाह तनिक भी नहीं भाया। वह गुस्से से चीखी, कुदरत तुझे बार बार खराब पुरुषों से मुक्ति दिलाती है, फिर चैन से अकेले क्यों नहीं रहती? अपनी मां के साथ रहने में तुझे क्या तकलीफ है? सुगना बड़ी सहजता से बोली, अकेली औरत जात को कोई तो रखवाला चाहिए। मिसेज दिवाकर ने सुगना की समस्या से अपने को अलग रखने की ठान ली। एक दिन मिसेज दिवाकर ने सुगना से धुले कपड़ों का गट्ठर इस्त्री वाले के ठेले तक अपनी साइकिल पर रख कर पहुंचाने को कहा। गट्ठर बड़ा होने के कारण साइकिल के कैरियर पर ठीक से नहीं बैठ रहा था। यह देखकर मिसेज दिवाकर बोली, सुगना तुझे ठीक से गांठ बांधनी भी नहीं आती।
कपड़े बाहर निकल रहे हैं। माँ जी, चिंता मत कीजिए, गांठ लगानी मुझे खूब आती है। मंगल के लिए कैसी मजबूत गांठ लगाई थी मैंने, गलती से सुगना के मुंह से निकला। ऐसा कहते हुए उसने आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर मिसेज दिवाकर सहम उठी। अंदर दबा हुआ शक उभर कर ऊपर आ गया था। उन्होंने सोचा, तो मेरा शक सही था। मंगल ने आत्महत्या नहीं की थी, सुगना ने ही उसे मारा था। मिसेज दिवाकर अपना सिर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर धम से बैठ गई। सुगना, हत्यारिन मेरे घर में, और मुझे पता ही नहीं चला। सोच सोचकर वह हैरान व परेशान थी। उनके शरीर में भय से सिहरन दौड़ गई। अब इतने अरसे बाद किससे कहें और किससे शिकायत करें? अपराधी को अपने दुष्कर्म की सजा मिलनी ही चाहिए, पर उनके पास कोई सबूत भी नहीं था केवल शक। कौन सुनेगा उनके शक को? अगर सुगना को सजा दिलवा भी दी तो उसके बच्चों का क्या होगा? सोचते सोचते उनके सिर में दर्द होने लगा। और सुगना अनजाने में अपना अपराध प्रकट कर बैठी थी, मगर मैसेज दिवाकर कुछ नहीं कर सकती थी। श्रीमती दिवाकर सोच रही थी कि मेरा शक सही था, तो मैंने उसे वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।